नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हमने कल वाले वीडियो में जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट और साथ में कुछ सिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे मेथड्स की, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया विधि है उसकी बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था एक तो होती है लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक मैंने आपको बताई थी एलाइट या डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को मैंने कहा था हिल रिएक्शन भी बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोला जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया शायद आज पूर्ण हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है यह अभिक्रिया जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। साथ ही आपको बता देता हूँ इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया भी बोला जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया भी बोला जाता है। साथ में ये जटिल प्रक्रिया होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, और जटिल प्रक्रिया क्यों होती है आपको पता चल जाएगा जब तक कि प्रकाश संश्लेषण की ये प्रकाशिक अभिक्रिया खत्म होगी। ठीक है, इसको विभिन्न चरणों के अंदर विभाजित किया गया है। 5 चरण है, 5 चरण आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है प्रकाश का अवशोषण एवं पर्ण हरित अणु का उत्तेजित होना। दूसरा है जल का प्रकाशिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का निष्कासन। तीसरा है NADPH+H+ आयन का निर्माण, और चौथा है प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण, और पांचवा है लाल पतन, इमर्सन प्रभाव एवं 2 वर्णक तंत्र। इसके बाद भी 2 वर्णक तंत्रों की हम बात करेंगे। तो विभिन्न चरण इसके अंदर आते हैं, इसलिए यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया है, उसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, यह आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 नंबर चरण की बात करते हैं, प्रकाश का अवशोषण एवं पर्ण हरित अणु का उत्तेजित होना। मान लीजिए ये सूर्य है, इस सूर्य से आपको पता है प्रकाश आएगा, और जो पादप है उसकी जो लीफ है या फिर जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं उनके अंदर जो हरित लवक है उसके अंदर इस प्रकार से पर्ण हरित अणु, क्लोरोफिल अणु जो है वो उपस्थित होते हैं। तो प्रकाश का अवशोषण एवं पर्ण हरित अणु का उत्तेजित होना। जैसे ही यह हरित लवक प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, प्रकाश का अवशोषण करेगा, और अवशोषण करने के बाद में ये जो पर्ण हरित अणु है, पर्ण हरित अणु जो है वो सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश अवशोषित कर लेगा फिर ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो सीधे से कहने का मतलब ये है जो प्रकाश सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को पर्ण हरित अणु ग्रहण करके, जिन्हें ऊर्जा को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, पर्ण हरित क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। यही क्रिया इसके अंदर बताई गई है कि प्रकाश का अवशोषण, सबसे पहले प्रकाश को अवशोषित करेगा पर्ण हरित, उसके बाद में पर्ण हरित अणु है वो क्या हो जाएगा, सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, या इसका जो आरंभ है वो इसी प्रकार से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 2 नंबर, जल का प्रकाशिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का निष्कासन। जैसे ही सूर्य से प्रकाश आया, पर्ण हरित अणु जो है उत्तेजित हुआ, उत्तेजित होने के बाद में जो पर्ण हरित अणु को जो ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली, क्या मिली, एनर्जी मिली, उस एनर्जी द्वारा जो है जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप आपको बता देता हूँ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, O2 का निष्कासन होता है। देखिए नाम क्या है, जल का प्रकाशिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का निष्कासन। तो जैसे ही पर्ण हरित अणु को फोटोन या ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा द्वारा जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, और प्रकाशिक अपघटन होने के कारण जो है ऑक्सीजन है उसका निष्कासन होगा। इस निष्कासित होने वाली ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसमें से
कुछ भाग का शोषण रेस्पिरेशन के अंदर पादप काम में ले लेते हैं और बाकी भाग जो है उसको वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। ऑक्सीजन का कुछ भाग शोषण में तथा बाकी जो भाग है उसको वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए अभिक्रिया लिखी है मैंने, जो जल का अणु है, ये जल का अणु है, ये देखिए जो जल का अणु है, दो जल के अणु हैं, ये मैग्नीजाइन और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में या हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं और साथ में जो आपको दिख रही है ऑक्सीजन है उसको मुक्त करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जल के प्रकाशिक अपघटन में, किसके, जल के प्रकाशिक अपघटन में मैग्नीजाइन Mn2+ और Cl- अति महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही आपको बता देता हूं ऑक्सीजन है वो निष्कासित हो जाएगी। इसके बाद 3 नंबर देखिए क्या है। 3 नंबर है NaDPH+H+ का निर्माण। हमने O2 के निष्कासन तक बात कर ली। जैसे ही जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो उससे क्या प्राप्त हुए हैं? हाइड्रोजन आयन। उससे क्या प्राप्त हुआ है? हाइड्रोजन आयन। इस आयनिक हाइड्रोजन से क्या होगा? जो NADP को अपचयित कर देगा। ये किसको अपचयित कर देगा? देखो हमने जल के प्रकाशिक अपघटन की बात की थी तो उससे ऑक्सीजन बना था, साथ में जो है इलेक्ट्रॉन भी निकले थे और साथ में हाइड्रोजन आयन भी निकले थे। ठीक है, तो इस जल के प्रकाशिक अपघटन से जो हमें हाइड्रोजन आयन मिला है वो NADP, ये जो है थाइलेकोइड की जो सतह होती है उनके ऊपर उपस्थित होता है, उनको अपचयित कर देता है। क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। और अपचयित करके क्या बनाता है? NaDPH+H+ का निर्माण करता है। NaDPH+H+ का निर्माण करता है। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। CO2 के अगर एक अणु के अपचयन की हम बात करते हैं तो उसके लिए 2 NADP+H+ और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, मुक्त हुए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 2 NADP+H+ और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 नंबर है हमारी प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। ये नाम आते ही फास्फोरिलीकरण, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण आगे भी हम पढ़ेंगे। ये नाम आते ही आपको समझ जाना है कि ATP का संश्लेषण, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ATP का संश्लेषण होगा या फॉर्मेशन ऑफ ATP किस प्रकार से होगा? देखिए प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण होता क्या है? परान्हरित जो उत्तेजित अवस्था में है, क्यों आया उत्तेजित अवस्था में? जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण किया, इसने सूर्य से ऊर्जा ग्रहण की, उत्तेजित अवस्था में था। उत्तेजित अवस्था में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगा। किसको मुक्त करेगा? इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त बाद में मुक्त होने के बाद विभिन्न गहराइयों से होते हुए आगे जाएंगे या विभिन्न गहराइयों से गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं? विभिन्न गहराइयों से गुजरते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो भी ऊर्जा मुक्त होती है वो ATP के संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के संश्लेषण का कार्य करती है। इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण बोला जाता है। परान्हरित उत्तेजित अवस्था में जिससे मुक्त होंगे इलेक्ट्रॉन, इसके ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न गहराइयों से गुजरते हैं, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी मुक्त ऊर्जा है वो ATP का निर्माण करती है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण बोला जाता है। ये 4 बातें हो गई। इसके बाद में 5 नंबर आपके जो है लाल पतन, रेड ड्रॉप, इमर्शन प्रभाव, इमर्शन इफेक्ट और 2 वर्णक तंत्र, पिगमेंट सिस्टम। इसकी हम बात करते हैं। पहले लाल पतन, फिर इमर्शन प्रभाव की और फिर 2 वर्णक तंत्रों और वर्णक तंत्र, 2 वर्णक तंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल पतन की। किसकी बात करते हैं? लाल पतन की बात करते हैं कि लाल पतन क्या होता है। देखिए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य मैंने आप लोगों को बताई थी। किसकी बताई थी? लाल की बताई थी।
कितनी बताई थी, ठीक है ना। तो सबसे अधिक इसी की होती है, कितनी, लगभग 780 के आसपास, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में यदि फोटोसिंथेसिस में 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्घ्य, मतलब लाल जो प्रकाश है उसकी बात हम कर रहे हैं, 680 नैनोमीटर से अधिक उच्च तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण में 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की रेट जो होती है, दर जो होती है, वो क्या हो जाएगी, घट जाती है। सीधी सी बात है, लाल प्रकाश के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो घट जाती है, जिसे लाल पतन कहा जाता है, क्योंकि ये लाल क्षेत्र से संबंधित होती है। प्रकाश संश्लेषण में यदि 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घट जाती है। मान लीजिए हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, उसमें प्रकाश हम दे रहे हैं उसको कितना, 680 नैनोमीटर से अधिक, 680 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश दे रहे हैं, तो मतलब लाल क्षेत्र है, ठीक है। तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो घट जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाल पतन बोला जाता है, क्योंकि ये लाल क्षेत्र से संबंधित है होती हैं। यह कमी प्रकाश वर्णक्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित है होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है इमर्सन प्रभाव। इमर्सन यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनके इमर्सन और उनके सहयोगियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस मेथड्स के बारे में बताई थी। तो इमर्सन प्रभाव ये जो है, इसका सही नाम अगर हम बात करें तो इमर्सन वर्धिकारी प्रभाव, ठीक है ना। इमर्सन वर्धिकारी प्रभाव होता है, होता क्या देखिए, उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को, जब उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के साथ जब निम्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश विकिरणों का प्रयोग किया जाता है, उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के साथ किसका, निम्न तरंग दैर्घ्य, मतलब बैंगनी रंग की ओर आ जाओ, तो प्रकाश विकिरणों का प्रयोग करने पर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की दर है वो दोनों तरंग दैर्घ्यों से प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी अधिक होती हैं। भाई इमर्सन ने क्या किया कि उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के साथ निम्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रयोग किया और उसने देखा कि फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो दोनों तरंग दैर्घ्य, उच्च और निम्न तरंग दैर्घ्यों से प्राप्त दरों की योग से भी क्या होती है, अधिक। जैसे मान लीजिए उच्च से 5 आई और निम्न से 2 आई तो कितना हो गया, 7। लेकिन जब इसने यहाँ देखा तो ये 7 से भी मान क्या था, अधिक था। तो इस प्रकाश संश्लेषण में इस प्रकार की दर को इमर्सन ने क्या बोला था, इस प्रकार की दर में इस वर्धि को इमर्सन वर्धिकारी प्रभाव नाम दिया गया था। तो इमर्सन प्रभाव इसको इसलिए बोला जाता है। इसके बाद में देखिए वर्णक तंत्र, लास्ट टॉपिक है वर्णक तंत्र। वर्णक तंत्र की बात करते हैं तो इमर्सन ने इन उपयुक्त जो भी हमने प्रयोग पढ़े हैं इनसे निष्कर्ष निकाला और वो इस बात पे पहुंचा, निष्कर्ष निकाले उसने और इन निष्कर्षों से वो इस पॉइंट पे पहुंचा या इस मुद्दे पे पहुंचा कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस मेथड्स के लिए कम से कम 2 वर्णक समूह की आवश्यकता होती है, 2 पिगमेंट्स ग्रुप की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो कम से कम 2 वर्णक समूह पाए जाते हैं और उनकी आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो उच्च या बड़ी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, एक तो क्या करते हैं, उच्च या बड़ी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं और दूसरे निम्न छोटी तरंग दैर्घ्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं। एक के द्वारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एक द्वारा ही उच्च और निम्न जो तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश है उसको अवशोषण कर लिया जाता है। इसलिए 2 वर्णक समूह की आवश्यकता होती है, एक तो उच्च और एक निम्न तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया,
दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट जो है वो है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, या इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। वर्णन करेंगे अभी हम फोटो सिस्टम फर्स्ट, शॉर्ट में इसको PS फर्स्ट भी बोल सकते हो, ठीक, ध्यान रखना। दूसरा है प्रकाश तंत्र सेकंड, प्रकाश तंत्र सेकंड, ठीक है ना, PS सेकंड इसको बोल सकते हो। हम ज़्यादातर यही नाम लिखेंगे, PS सेकंड। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम प्रकाश तंत्र की। हमने दो बात कर ली थी, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड। प्रकाश तंत्र होता क्या है इसकी बात पहले हम कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रकाश तंत्र इंग्लिश में इसको मैंने आपको बताया क्या बोला जाता है, फोटो सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद में हम प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड की बात करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक प्रकाश तंत्र है उसमें 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। कितने? 300 से 400 वर्णक अणु, जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो पिगमेंट्स हैं वो अणु पाए जाते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है। क्या होता है? एक जो है वो अभिक्रिया केंद्र होता है, एक अभिक्रिया केंद्र होता है, रिएक्शन सेंटर जो है वो होता है, जिसके चारों तरफ अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं। चारों तरफ इसके क्या पाए जाते हैं? अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं। चारों तरफ अन्य सहायक वर्णक जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो ये सहायक वर्णक जो है प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को देते हैं। ये सहायक वर्णक जो होते हैं, मान लीजिए सहायक वर्णक, ये मान लीजिए बहुत सारे जो हैं क्या हैं, 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। इनमें से एक अभिक्रिया केंद्र है, मान लीजिए ये अभिक्रिया केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? अभिक्रिया केंद्र है। अभिक्रिया केंद्र जो है इसके चारों ओर सहायक वर्णक हैं ये, ठीक है। तो सहायक वर्णक प्रकाशिक ऊर्जा को, ये सूर्य है, ठीक है, इससे ऊर्जा आ रही है, इसको अवशोषित करके ऊर्जा को क्या करके, अवशोषित करके ऊर्जा को ये किसको देते हैं? इस अभिक्रिया केंद्र को देते हैं। किसको देते हैं? अभिक्रिया केंद्र को देते हैं। ये सहायक अणु जो होते हैं ये इसको देते हैं। इन सहायक अणुओं की और ये जो है फिर इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त करते हैं। ये अभिक्रिया केंद्र हो गया। सहायक अणु को एंटीना अणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीना अणु भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से ये देते हैं और अभिक्रिया केंद्र है जो आगे है वो इसको भेज देता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये दो प्रकार के हमने अभी पढ़े, एक तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट जिसे हमने शॉर्ट में क्या लिखा, PS फर्स्ट, और दूसरा जो था PS सेकंड, अर्थात प्रकाश तंत्र सेकंड। दो की हमने बात किया, दोनों की अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम एक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक नंबर बात करते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट, इसकी बात करते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए, प्रकाश तंत्र फर्स्ट जो है में पर्णहरित के विभिन्न अणु पाए जाते हैं। इसमें पर्णहरित जो क्लोरोफिल था उसके विभिन्न अणु पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल बात करें 680, क्लोरोफिल 690 और लास्ट में क्लोरोफिल 700। ये विभिन्न अणु जो हैं क्लोरोफिल के प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, देखो हम आगे डिफरेंस भी करेंगे, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड में डिफरेंस करें, डिफरेंस बिटवीन PS फर्स्ट एंड PS सेकंड की बात भी हम लोग करेंगे। तो ये अवशोषित होते हैं और साथ में जो हैं कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, ठीक है। जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर अंत में विशेष प्रकार के जो क्लोरोफिल 700 है, क्लोरोफिल A700, इसको P700 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P700 बोलते हैं, जो अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है, ठीक है।
इसको ये स्थानांतरित कर देते हैं, ऊर्जा अवशोषित करके इसको क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। अभिक्रिया के अंदर में प्रकाश रासायनिक अभिकरण क्लोरोफिल जो है वो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं। ये क्या है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए ये मान लीजिए हरित लवक है, ठीक है, आप ध्यान से समझना इसको। इसके अंदर ये क्लोरोफिल अणु हैं, ये क्लोरोफिल 660, 70, 80, 90 और 700। ये मान लीजिए क्लोरोफिल कौन सा है, क्लोरोफिल 700 है। इसको A700 या P700 भी बोल सकते हो। ये है, ये क्या करेगा, सूर्य से ऊर्जा आएगी, सूर्य से क्या आएगी, ऊर्जा अवशोषित होगी, तो ये सहायक अणु हैं, ये ग्रहण करेंगे, ये ग्रहण करके इस P700 को पहुंचा देंगे। ये फिर क्या करेगा, उच्च ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देगा, जो उत्सर्जन है उनका उत्सर्जन है वो कर देगा। तो ऊर्जा का अवशोषित होकर जो बाकी क्लोरोफिल थे वो इसको अवशोषण करके इसको दे देते हैं और ये फिर क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देता है। अगर हम प्रकाश फैस्ट तंत्र की बात करें, PS फैस्ट की बात करें, तो ये चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकाश के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। चक्रीय एवं अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय एवं फास्फोरिलीकरण दोनों में ये भाग लेता है, ठीक है ना। दोनों के अंदर क्या लेता है, ये भाग लेता है। साइकिल और जो नॉन साइकिल फोटोफास्फोरिलीकरण है उसमें ये भाग लेता है। इसके बाद में हम देखो बात करते हैं इसकी पाए जाने की। तो ये ग्रेनम एंड जो स्ट्रोमा भाग है हरित लवक का, उन दोनों भागों के जो थाइलेकोइड होते हैं उनमें उपस्थित होता है। थाइलेकोइड के अंदर ये उपस्थित रहता है, दोनों के थाइलेकोइड में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। अब इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं, बाकी PS सेकंड की हम लोग कल बात करेंगे। इसकी क्रियाविधि मेथड्स की अगर बात करते हैं, मेकानिज्म बोल सकते हो, मेथड्स ऑफ PS फैस्ट, इसकी हमने ये बात कर ली। देखो मेथड में क्या होगा, इस प्रकाश तंत्र में सूर्य के प्रकाश के जो ऊर्जा कण हैं वो पर्णहरित से टकराते हैं। मैं आपको सीधे सीधे से समझा देता हूँ इसको, आप देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। आप मान लीजिए ये हरित लवक है, इसके अंदर ये पर्णहरित है, ठीक है। ये एक अभिक्रिया केंद्र है, जो भी बनेगा उसकी बात कर लेंगे। ये सहायक अणु है, ध्यान से देखना, आप आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया है, सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा कण जो फोटोन है, ये सूर्य है, इससे जो फोटोन है वो इसके अंदर आएंगे। फोटोन जो है ये सहायक अणु है, ये अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के बाद में ये जो क्लोरोफिल A700 था इससे टकराएंगे, क्योंकि PS फर्स्ट में यही है, अभी हमने बात की है, तो इससे टकराते हैं। टकराने पर जो PS फर्स्ट का जो क्या है अभिक्रिया के अंदर है, इस ऊर्जा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ये इस ऊर्जा का PS फर्स्ट जो है क्लोरोफिल A700 है, ये इसका अवशोषण कर लेगा। अवशोषण करने के बाद में अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करेगा। किसका उत्सर्जित करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ये करेगा। इसके बाद में देखिए जिससे पर्णहरित अणु जो 700 है वो ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाएगा। ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है। और PS फर्स्ट से मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे विभिन्न ग्राहियों से, जैसे आयरन, जैसे अगर बात करें आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फर प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, AFES, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। इससे, या फिर अगर बात करें फेरोडोक्सिन, इसको FD से लिखते हैं, या किससे आएगा, फेरोडोक्सिन से। फेरोडोक्सिन आदि से गुजरकर ये अंत में जो है, अंत में क्या करेगा, NADP प्लस द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये NADP प्लस द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे यह किस में बदल जाएगा,
NADPH प्लस H प्लस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? NADPH प्लस H प्लस में बदल जाएगा। और ये NADPH H प्लस जो होता है ये एक प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है? एक प्रबल अपचायक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसका उपयोग जो है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? CO2 के अपचयन में किया जाता है। CO2 के अपचयन में किया जाता है। अब एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको, क्रियाविधि को। मान लीजिए ये हरित लवक है, इसमें ये अभिक्रिया केंद्र हो गया, इसका जो भी है ये इसके सहायक अणु हो गए। जल्दी से समझा देता हूँ आपको, ये हो गए। ठीक है, ये कौन करता है अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य? क्लोरोफिल A700 या P700 इसको बोला जाता है, ये करता है ना। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश आएगा, फोटोन आएंगे, तो ये सहायक अणु है वो अवशोषित करके किस तक पहुंचा देते हैं? इस क्लोरोफिल A700 तक पहुंचा देते हैं। यह होने के बाद में ये क्लोरोफिल A700 इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, और स्वयं क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। स्वयं क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाद में विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हुए, जैसे जो आयरन सल्फर प्रोटीन है AFES, ठीक है, आयरन सल्फर प्रोटीन, या फिर हम बात करें FD फेरोडॉक्सिन, क्या है? फेरोडॉक्सिन, इनसे होता हुआ ये आगे किस में पहुंच जाता है? अभी आपको बताया, NADP प्लस द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? NADP प्लस द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे ग्रहण करने के बाद में ये NADP प्लस है ये बदल जाएगा NADPH प्लस H प्लस में बदल जाएगा, जो एक क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है। और इसका उपयोग जो है वो डायरेक्ट अभिक्रिया के अंदर, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो CO2 के अपचयन के लिए किया जाता है। CO2 के अपचयन के लिए किया जाता है। तो ये है PS फर्स्ट की क्रिया विधि। इसके बाद में PS सेकंड क्या है, PS सेकंड की क्रिया विधि क्या है, उसकी बात हम कल करेंगे।